नमस्कार, मैं राहुल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी। भोजपुरी सिनेमा के दमदार एक्टर और सबसे खतरनाक और खलनायकी के लिए जाने जाने वाले एक्टर अयाज खान जी आज हमारे साथ हैं। आज उनके लाइफ के बारे में बात करेंगे और जो है कि वो पहले फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिल्मों में आज एक जो है बड़े विलन के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस करियर के बारे में उनके जानेंगे और उनके सफ़रनामा के बारे में जानेंगे। अयाज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 के सारे दर्शकों को मेरी ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। तो अयाज जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने अजय देवगन जी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी धरती गए पुकार के जी। और उसमें पहली फिल्म में आपने विलेन का किरदार प्ले किया था और काफ़ी उसे पसंद भी किया गया था। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यूसली किया, लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है कि आप फिल्मों में कभी आना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक से आप इंडस्ट्री में आए और अजय देवगन जी के साथ पहली फिल्म कर डाली आपने। नहीं, ऐसा नहीं था कि फिल्मों में आना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि अपने देश की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हर लड़का लड़की यही चाहता है कि मैं हीरो बनूँ, हीरोइन बनूँ। वो अलग बात है कि बहुत सारी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, घर की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नहीं कर पाते, लेकिन मन में ख्वाहिश तो रहती है। तो मेरे चूँकि जो फैमिली बैकग्राउंड था, ऐसा नहीं है, सब पढ़ा लिखा परिवार है मेरा सॉरी, लेकिन मेरे अबू यही चाहते थे कि मैं भी पढ़ लिख के एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। अभी तो रिटायर हो गए वो। मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं तो सोचते थे कि मैं भी जो है पढ़ के, तो पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान देते थे वो। जब भी अपने ऑफिस से आते थे हम लोग को पूछते थे कितना पढ़ाई की, क्या की। तो और चूँकि वो 5 वक्त नमाजी भी थे, तो इस वजह से घर में टीवी भी बड़ा प्रॉपर खुलता था। बहुत लिमिट न्यूज़ खुल गया है, बहुत के जो एक सीरियल देखने को उनको मिल गया। तो इस वजह से हमारे जो घर का माहौल था वो बिल्कुल, मतलब होता है ना कि गाना बजाना ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बड़ा स्ट्रिक्ट थे कि पढ़ो और खेलो, टाइम से खेलो, टाइम से पढ़ो, टाइम से घर में आ जाओ। तो वो माहौल था। उस माहौल से मुझे ऐसा निकलना फिल्म के लिए एक बड़ी दिक्कत थी। लेकिन कहते हैं कि संजोग, मैं जब बनारस में ग्रेजुएशन कर रहा था तो उससे पहले मैं मॉडलिंग शुरू कर दिया था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। जब मैं लेट नाइट आता था घर पे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे कि सब क्या कर रहे, फालतू काम कर रहे, तुम पढ़ाई लिखाई करो, अपनी कैरियर बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो वहाँ पे देखा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसमें लिखा था भोजपुरी फिल्मों में अजय देवगन। मैं सोचा भोजपुरी फिल्म में अजय देवगन क्या है, तो मैं पूरी उस न्यूज़ को पढ़ा तो मैं देखा कि लिखा है कि जो भी इच्छुक कलाकार हैं बनारस के या आसपास के शहर के, वो आके अपना जो है यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ऑडिशंस दे सकते हैं। तो मैं सोचा कि मैं भी ट्राई मारता हूँ क्या होता है। तो मैं भी गया, देखा वहाँ पे जो है हज़ारों की भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा तादाद था। मैं भी लाइन में लगा। तो पहले तो मैं डायरेक्ट घुस रहा था, तो गेटकीपर ने बोला कि जाओ लाइन लगा। मैं चाहे लाइन लग गया। तो फिर मैं उसी होटल में पीसीओ भी थे, उस समय पीसीओ का दौर था, मोबाइल का दौर कहाँ था, ये मोबाइल आ गए। रेयर किसी के पास मोबाइल रहते थे। हाँ, आज तो मैं पीसीओ में गया तो वो गेटकीपर आया, बोला क्या वो बात हुआ जिनसे कॉल लगा। मैं क्या नहीं बात, बोला किसी के अंदर से ऊपर होटल में जाने का रास्ता भी, चले जाए। मैं क्या चला गया, मैं ऊपर गया तो भी वहाँ भी बहुत बड़ा भीड़, रूम में भीड़, लॉबी में भीड़। मैं कहा चलो वेट कर लेता हूँ। तो एक उन्होंने जो है ऑडिशंस के 2-3 रूम खोल कर रखे थे, तो मैं भी रूम में जाके बैठ गया। चूँकि मैं जिस घर से था, जैसे माहौल से था, वहाँ टीवी प्रॉपर देखने को मिलता, डायलॉग कहाँ से याद होगा जी। कभी कभी टीवी देखने को मिलता, तो मैं क्या करता था कि बाथरूम में जाता था, बार बार बाथरूम भी जाता था। तो वहाँ शीशे जो लगे रहते थे बेसिन के सामने, तो शीशे को देख के मैं कुछ तो कुछ डायलॉग बोल रहा था। उसी में बाथरूम में जाकर थोड़ा सा उछल कूदता था, नाचता था कि बता वो बोल रहे हैं कि नाचो डांस को, तो क्या करोगे। तो मैं वैसा रिहर्सल करके आता था। जब फिर मेरा नंबर आया, मैं भी गया, उन्होंने बोला कि बैठिए। मैं बैठा, बोला क्या नाम है, अयाज खान नाम है। बोला कि इसमें विलन के बेटे का कैरेक्टर है और इसमें अजय देवगन जी है, भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी जी हैं, तो एक ऐसा रोल है और हम लोग आपकी पर्सनालिटी को देख के सोच रहे हैं कि आप पे ये रोल फिट बैठेगा, आप करेंगे। मैं कहा क्यों नहीं करूँगा। तो बोले कि कुछ धुआंधार डायलॉग बोलो। तो डायलॉग तो कुछ मुझे फिल्मी डायलॉग एक भी नहीं आता।
मन में जो आया होता नहीं, ये हाई कर दे, भाव कर दे, मार दे, तोड़ दे, मतलब मुंह में जो फ्लुएंटली उस समय जो आया और मैंने बोला, उसको बोले कि जाइए। फिर दूसरे दिन मुझे, मैं जब शाम हुआ, आज शाम की बात है, दूसरे दिन शाम को मैं सोचा कि यार होटल जाता, पता करता कि किसका सिलेक्शन हुआ। तो मैं तैयार ही हुआ था, तब तक कॉल आ गई मुझे। मोबाइल तो थे मेरे पास, लेकिन इनकमिंग रहते थे। हाँ, कॉल आ जाए, क्योंकि उस समय क्वालिटी बहुत महंगी थी। तो बोले मैं दिलीप मिस्त्री बोल रहा हूँ, जो उसे प्रोडक्शन मैनेजर था। क्या पता किसका क्या नाम है? बोले दिलीप मिस्त्री बोले। मैं कौन दिलीप मिस्त्री? बोले यार आपने जो कल ऑडिशन दिया है, मैं उसका वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा हूँ, आपको फिल्म में काम नहीं करना? मैं नहीं सर, मैं आता हूँ। भागा गया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी है, अभी हम लोग लोकेशन हंटिंग के लिए आए थे, 2 महीने बाद हम लोग शूटिंग के लिए आएंगे इस बनारस शहर में। मैं कहा ठीक है। बोले कि आप का सिलेक्शन हो गया है। मैं कहा थैंक यू सर सबको। और फिर बोले कि आप मूछी रखें, क्योंकि हम आपकी पहली फिल्म है, हम मूछ चिपकाएंगे तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना, बोलने में परेशानी होगी, तो आप क्या है रियल रखो, नेचुरल। मैं कहा चलो ठीक है। घर पे आया, माँ को बताया, और किसी को नहीं बताया। मैं कहा पता नहीं 2 महीने बाद आएंगे शूटिंग के लिए कि नहीं आएंगे। मैं सब हल्ला कर दूं यहाँ पे कि मेरी जो है सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। पता चला कि लोग नहीं आए तो कहेंगे झूठा है, झूठ बोलता है। तो इस वजह से मैं उस चीज़ को सिर्फ माँ को बताया था। फिर मैंने जो है मूछें बढ़ाना शुरू कर दी। पापा बोले कि ये क्या मूछ रखी इतना बड़ा, ऐसा कोई रखता तो कोई तरीका? मैं कहा कि ऐसे ही रख लिया। बोले कि दुनिया का जितना फालतू काम है ना, तुम्हारे जिम्मे है। हाँ, इतना बड़ा कोई मूछ रखता है। मैं चलो उसको अवॉइड किया। फिर 2 महीने बाद जब लोग शूट के लिए आए, लेकिन उसमें भी ट्रेजेडी है, आपको बता दूं, उसमें भी ट्रेजेडी है। 2 महीने बाद जब लोग शूट के लिए आए, तो मैं न्यूज़पेपर में देखा कि न्यूज़पेपर में लिखा है कि मतलब भोजपुरी फिल्म धरती का एक पुकार के शुरू हो गई है। मैं सोचा मुझे बुलाया नहीं रहे, और मुझसे उस समय मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, घर से पैसा नहीं लगता, मैं पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था। तो वहाँ पे आपको कितना मिलता था जब मैं जॉब करता था? पार्ट टाइम में उस समय मुझे लगता है कि वो मिल जाता था, हम लोग को करीब 6-7 हज़ार मिल जाता था। वो पहली सैलरी? हाँ, 6-7 हज़ार मिल जाता था। हम लोग मार्केटिंग करते थे, तो मैं और ऑर्डर काफ़ी, और वही ऐड का, मतलब जैसे की रिंग, कैलेंडर्स होते हैं ना, वैसे वॉच, वॉल वॉच, रिस्ट वॉच, तो हम लोग ये प्रोवाइड करते थे। उस पर जो नाम मेंशन करवा दो जिस कंपनी का है। तो चूँकि अक्टूबर-नवंबर का समय था, काफ़ी न्यू ईयर के ऑर्डर आ गए थे अपने पास, और देख रहा हूँ कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, मुझे बुलाया नहीं जा रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे लोकेशन पे जाऊँ, बुलाएंगे तभी तो जाऊँ, ऐसे कैसे चला जाऊँ कि हाँ मुझे शूटिंग करवाओ। मैं कह क्या बात है। मैं निकल गया दिल्ली माल लाने के लिए। जो ऑर्डर आए थे, कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं कि अरे वो कि भाई आपने ऑर्डर लिया था, अभी हमें माल प्रोवाइड नहीं किया, हमारे कैलेंडर्स, हमारे फिलिंग्स। मैं कहा क्या करूँ, मैं चला ही जाता हूँ, ये लग रहा बुलाएंगे नहीं। मैं दिल्ली पहुँचा था तब कॉल आ गया, अरे यार जी कहाँ है? मैं दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। बोले यार कल से शूटिंग है। मैं कह रहा आप लोग अचानक फ़ोन कर रहे हो मुझे, कम से कम 1 दिन पहले इन्फॉर्म तो करते। हाँ, तो मैं बोला कभी तो कल पहुँच पाऊँगा। तो मैं दिल्ली पहुँचा, फटाफट मार्केट में गया, और आपको बता दूँ कि वहाँ से फटाफट सामान लेके आया। जो जैसे मिला, 2 कार्टून सामान हो गए और 1 बैग हो गया, 3 सामान हो गया। और मैं सच बताऊँ कि मैं जब वापसी आया तो मैं टिकट भी नहीं लिया, क्योंकि चांस ही नहीं था। जाना था, वापस आना था, और मेरे पास इतने सामान कि मैं सामान ना अगर टिकट विंडो पे जाऊँ तो गायब हो जाएगा। दिल्ली ऐसा शहर है ना, दिल्ली में बहुत। हाँ, तो मैं जो पुलिस से बोला कि यार जो है मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे उतारो जो भी ट्रेन जाती हूँ बनारस के लिए। तो वो जो है मुझे जो है प्लेटफॉर्म पे जब वो डोर आता है ना, चेकिंग डोर, उसमें जो कीरिंग था और कैलेंडर्स थे, उसके पत्ती होते हैं ना, टीन के होते हैं, तो मेटल के होते, तो आवाज़ करने लगा। पुलिस बोला क्या कर रहा है? कैलेंडर है, चाबी और कीरिंग्स है। बोला दिखलाओ। तो पुलिस बोल रहा है क्या है, कुछ पकड़ा दो, है ना, इशारा करा। तो पुलिस आती है, तो मैंने उसमें से जो है कीरिंग्स पकड़ा दी उसको। फिर मैं जब प्लेटफॉर्म पे गया तो ट्रेन है और मेरे पास टिकट नहीं था। मैं जनरल बोगी में घुस गया। मैं ऐसे ही घुस गया पहले घुस के अपना एक जगह ले लूँ, और जब मैंने जगह ले लिया फिर नीचे उतरा, सामान को कैसे एडजस्ट किया और करते मैं ऐसे ही निकल गया। डर रहा था कि टीटी ना जाए। पर वाले का शुक्र था, ईश्वर की पता कोई टीटी तो नहीं है, कोई टीटी कुछ नहीं है। लेकिन इलाहाबाद पहुँचते ही टीटी आया। नहीं टीटी नहीं, पुलिस है। बोले किसका सामान है? तो मैं बोला कि कुछ लोग बोले कि जो इनका है वो नीचे गए हुए।
जब मैं ऊपर आया तो पता लगा कि जो है पुलिस आई हुई थी। जी। तो बोले कि यार किसका सामान है? मैं, मेरा है। बोला कहाँ से ला रहा हूँ? मैं कहा अभी यहीं से इलाहाबाद से ला रहा हूँ। तो बोला कि नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि दिल्ली से ला रहा हूँ। मैं ये लोग बताएंगे अपना मेरे सामान के बारे में कि मैं बताऊँगा? मैं यहीं से ले रहा हूँ। तो लोग पैसा मांगा, उनको मैं थोड़ा बहुत दिया और मैं कैसे कैसे बनारस से घर पहुँचा और सामान फेंका और मैं निकला शूटिंग के लिए। फिर वहाँ जाके पता लगा मुझे कि इस रोल के लिए मुंबई से एक एक्टर आया हुआ था, अच्छा एक्टर कोई, लेकिन उस में एक सीन था। मनोज तिवारी जी, जब आप धरती कह पुकार के देखेंगे तो गाने में मनोज तिवारी जी मुझे गधे पे बैठा थे। मैं इतना टॉर्चर कर देता हूँ गांव वालों को, इतना परेशान कर देता हूँ, तो वो एक सीन में बैठाते हैं। वो गाना गाना था पूरा मेरे ऊपर और फर्स्ट शॉट वही गाने से शुरू हुआ मेरा। तो इस वजह से वो जो एक्टर थे उन्होंने 2-3 दिन शूट भी किया था और उसके बाद जो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये गधे पे नहीं बैठे। तो फिर मुझे रिकॉल किया गया, फिर मुझे बुलाया गया, वो रीशूट हुआ, मुझे जाने का पता लगा। फिर वहाँ से फिर मेरा करियर शुरू हो गया। फिर मैं मुंबई जाने लगा, आने लगा। फिर उसके बाद निरहुआ रिक्शा मिली, फिर दिनेश जी से मुलाकात हुई। दिनेश जी तो जानता तो था कि दिनेश जी अपने ज़िले के, अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन पहले फिर मुलाकात हम लोग की वही हुई निरहुआ रिक्शा वाला की जो प्लानिंग चली थी। इस दौरान जो है कि सिर्फ आपकी मदर को ही पता था कि आप फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के घर वालों को क्या रिएक्शन था? कि भोजपुरी को हमेशा से अश्लीलता की नज़र से देखा गया, कहा जाता भी रहा है हमेशा कि भाई अश्लीलता परोसी जाती है। तो इसमें फिर कैसे समझाना कितना मुश्किल हुआ परिवार को? देखिए, जिस समय धरती कह पुकार के, निरहुआ रिक्शा वाला, ये सब सारी फिल्में बन रही थी, आज से 14 साल पहले की बात है। जी। तो उस समय भोजपुरी फिल्मों में इतनी अश्लीलता नहीं थी। जी। अश्लीलता आई है मुझे लगता है कि इन कम से कम 7-8 सालों में। उस समय वही सिंगर जो है एक्टर बने जो काफ़ी अच्छा सिंगिंग करते थे और एक डिसिप्लिन में थे। अभी मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी जब देखिए, जब सिंगरों ने देखा कि यार सिंगर बिकम एक्टर, तो उसके बाद सिंगर्स, जितने सिंगर्स हैं वो हाईलाइट होने के लिए, अब कि भाई हाईलाइट होंगे तभी फिल्मों में आएंगे, तो हाईलाइट होने के लिए उन्होंने तरह तरह के गाने गाने लगे, कुछ भी गाने लगे। तो मुझे लगता है कि उस दौर में मनोज तिवारी जी का गाना सुन लीजिए, एक भी गाना वल्गर नहीं मिलेगा। दिनेश जी की भी आप गाने कह सकते हैं, तो उनके भी गाने वल्गर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वल्गरिटी नहीं है। और एक थोड़ा बहुत और गाना है, फिल्म है, कहीं कहीं कुछ शब्द आ गए, वो अलग मैटर रखता है। एक होता है कि बिल्कुल फुहारता, बिल्कुल अंधी। तो ये अभी ट्रेंड आ गया है, मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 सालों ज़्यादा बिगड़ गया। उससे पहले इतनी चीज़ें, इतनी मतलब वल्गर गाने या द्व्यर्थी गाने नहीं थे। आप कद काठी से भी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी बॉडी वॉडी बना रखी है आपने, तो सिर्फ आप विलन का ही शुरू से किरदार क्यों निभाते हैं? लीड एक्टर कभी क्यों नहीं ट्राई किया? मैं तो वही बताया आपको कि मैं तो कैसे कैसे फिल्मों में आ गया। कितने लोग सोचते हैं कि यार तुम्हारा घर का माहौल ऐसा, तुम फिल्म में कैसे चलेगा? और मैं भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊँ, क्योंकि जिस तरह से माहौल था, जिस तरह से हमारे पापा, जिस तरह से अब्बू हमारे इतने स्ट्रिक्ट थे कि जो टीवी आदमी नहीं देखने देता हो उसका बच्चा फिल्म में लाने कैसे एक्टर बनेगा। तो उस हिसाब से तो एक इधर से कोई, घर से मुझे बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था, घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। मैं फिर मुंबई आया, मुंबई में फिर मैं ज़ीरो से स्ट्रगल किया। धरती कह पुकार के मैं शूटिंग किया बनारस से किया, न कि मैं मुंबई आया। मुंबई आके फिर मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो घर से सपोर्ट नहीं था। जिनका घर से सपोर्ट था वो वेट करते हैं कि चलो भाई मैं वेट करता हूँ, घर से खर्चे आ रहे हैं, है ना, मुझे हीरो ही करना है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि मुझे फर्स्ट फिल्म का ब्रेक मिला, वो एज अ विलन ही मिल गया। तो वहाँ से एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के दिमाग में आ गई, चलो ये इसको नेगेटिव लेते हैं। और ऐसा नहीं, उसके बाद भी मैं भी फिल्में किया हूँ और कर भी रहा हूँ। अभी एक फिल्म आ रही है कृष्णा अवतार, उसमें मैं सेकंड हीरो हूँ। और उससे पहले मैंने फिल्म किया था अभी बलमा डेरिंग बाज, उसके गाने भी यूट्यूब पे हैं और रिलीज भी हुई थी, अच्छी फिल्म थी। तो 4-5 फिल्में एज अ मेरा हीरो भी आई हुई हैं, लेकिन विलन की ज़्यादा फिल्में इस वजह से लोग ऐसा विलन ज़्यादा जानते हैं। तो आप जो है कितने विलन किरदार के लिए काफ़ी फेमस हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने रियल लाइफ में भी आपको कभी गुंडा कहा हो या फिर ऐसा कुछ देखने के लिए कभी मिला? नहीं, रियल लाइफ में जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो जो लोग बहुत सारे ऐसे जो है फैंस हैं जो बोलते हैं कि देखो गुंडा जा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं देखो विलन जा रहा है।
तो अलग अलग भाषाओं में है ना बहुत बोलते हैं कि अयाज खान जा रहा है, तो जिनके हर आदमी के अपने अपने शब्द होते हैं, अपने क्वालिफिकेशन अपने शिक्षा के हिसाब से शब्द होते हैं, तो उसी हिसाब से आदमी बोलता है ना। कितने लोग बोलते हैं गद्दार होगा वो, रे दुनिया गद्दार जाता, तो अलग अलग भाषा है तो हाँ। तो और फिर जो है कि भोजपुरी फिल्में आजकल जो है कि कम परफॉर्म कर रही हैं, जो म्यूज़िक एल्बम और वीडियोस को ज़्यादा जो है कि देखने के लिए मिलता है यूट्यूब वगैरह, तो ये ज़्यादा इनका क्रेज इस समय बढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? लेकिन क्या कि फिल्म और एल्बम दोनों अलग चीज़ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में दोनों को मुझे लगता है कि मिला दिया गया है। फिल्म तो फिल्म है, क्योंकि गाने होते हैं 5 मिनट के, एक गाने 5 मिनट के होते हैं, और एक फिल्म कितनी भी छोटी होती है कम से कम 1.5-2 घंटे की होती है। तो दोनों को मिलाना गलत है। अब चूंकि क्या है कि हमारे मोस्टली जो एक्टर हैं वो सिंगर हैं, तो वो गाना भी गाते हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं, तो इस वजह से वो मिला हुआ है। लेकिन दोनों को जब अलग रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि दोनों का जो है ना विकास होगा, दोनों की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। ये मैं कहना चाहूँगा। आप इन दिनों जो है कि आजमगढ़ में मौजूद हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के चुनाव प्रचार में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है उनके बारे में जो वो ऐसी क्या खासियत है उनकी जो आपको उनसे कनेक्ट करती है और वो जो है कि आजमगढ़ की जनता को भी अट्रैक्ट करती है, वो कुछ क्या खासियत उसके बारे में? देखिए, जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी होती है ना, और जो सबसे बड़ा जुड़ाव का एक जो रास्ता होता है, वो है सच। अगर हम परिवार में रह के सच नहीं बोलेंगे, अगर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सच नहीं बोलेंगे, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सच नहीं बोलेंगे, तो वो रिश्ता कभी नहीं बनेगा। रिश्तों में हमेशा दरार आती रहेगी। तो दिनेश जी में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो एक सच्चे इंसान है। तो जो सच्चा इंसान होता है ना, उसका कोई साथ छोड़ना चाहता है। आज देखिए कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आजमगढ़ में आ गई है, क्योंकि दिनेश जी एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सुलझे और स्पष्टवादी इंसान है। जो बोलते हैं वो करते हैं। यहाँ पे लोग भाषणें बहुत देते हैं। दुनिया का सबसे आसान काम बोलना, मतलब इतना आसान, हाँ भाई हमारा सोच मैं कहीं की बात है, तो बोलना इतना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है। कैसा एक्टिंग कर रहा था, हाँ हम तो कर ले, कितना आसानी से बोल दे, दो सेकंड में नहीं लगे, लेकिन जब वो कैमरे के सामने जाएगा तो उसको पता लगेगा, पसीने छूट जाते। तो दिनेश जी में वो है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। आज तक उनका रिकॉर्ड रहा, इस वजह से हम लोग का जुड़ाव है। और दिनेश जी को किस चीज़ कमी है? नाम है, शोहरत है, पैसा सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी आजमगढ़ में जुड़े हुए हैं कि चलो हमें इस क्षेत्र का, हमें इस प्रदेश का, हम अपने देश का विकास करना है। एक होता है ना कि आजकल तो लोग तो पॉलिटिक्स को अपना क्या बोलते हैं, रोजगार बना लिए, बिजनेस बना लिए, चलो पॉलिटिक्स में आते हैं, कुछ पैसा खर्चे करते हैं और करोड़ों की संपत्ति कमाते हैं। तो दिनेश के पास तो इन सब सारी चीज़ों की कमी नहीं है। नेम फेम दोनों है, आज भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आज भी उनका मार्केट में डिमांड है। तो उनके में यही चीज़ है कि सच्चे इंसान है, और सच्चा इंसान कहीं झुकता नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो किसी चीज़ के लिए झुकेंगे नहीं, और हमें पूरी उम्मीद है, और हम जानते भी हैं कि अगर जनता ने चुना, और जनता से मैं ही निवेदन करूंगा कि आप लोग आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव जी को मौका दीजिए। आपने बहुतों को मौका दिया, उनको भी मौका दीजिए। देखिए फिर कि हम लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हम क्या उन सभी लोग ही जैसे हैं कि अलग हैं। ये कब आप पाएंगे? जब हमें मौका देंगे। आप जो है कि कितनी फिल्में अभी तक आपने कर लिया है, और जो कितनी फिल्मों में आप हीरो से, लीड एक्टर से आप मार खा चुके हैं? फिल्में तो मेरी कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दुआओं की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से, अल्लाह का, ईश्वर का शुक्र है, कृपा है, कम से कम लगभग 200 फिल्में होंगी, और जिसमें आपने एज अ विलन किया है। और कम से कम 10 फिल्में ऐसी होंगी जिसमें मैंने जो है 10 से ज़्यादा होंगी, 15-20 फिल्में होंगी जिसमें मैंने पॉजिटिव रोल भी किए हैं, और कम से कम 4-5 फिल्में ऐसी होंगी कि जिसमें मैंने एज अ हीरो किया, और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी आ रही जिसमें एज अ हीरो करने वाला हूँ।
तो मैं तो एक कलाकार हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप जो है विलन ही क्यों करते हो। मैं कहा विलन मैं नहीं करता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर चूज करते हैं पहली बार। और मैं कहा कि और मैं तो एक कलाकार हूँ, मुझसे आप कॉमेडी करवाओ, मुझसे आप विलन बना दो, मुझे आप हीरो बना दो, मैं सबके लिए एग्री हूँ। मैं सबके लिए एक कलाकार मिट्टी होता है, कच्ची मिट्टी होता है। कुम्हार की मिट्टी कैसे होती है, कभी उसका दिया बना लो, घड़ा बना लो, पराई बना लो, गमला बना लो, कुछ भी बना लो। तो उसी तरह कलाकार हो कच्ची मिट्टी होता है, डायरेक्टर उसको किस तरह से उसको रूप देता है। मैं अपने आखिरी सवाल के साथ समाप्त करूँगा कि अब जो है कि आप काफ़ी लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव भी हैं और जो है कि अभी तक जो है आप क्या शुरू से लेकर के अभी तक में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं भोजपुरी में, जो बदलाव होना चाहिए आपको लगता है? बदलाव तो बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे स्टोरी में बदलाव होना चाहिए। हमारी जो फिल्मों की कहानियाँ होती है मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी बहुत पीछे की होती है। 20 साल पहले की, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जो फिल्में देखते थे ना, धर्मेंद्र जी की, मिथुन जी की, उस दौर की फिल्में मुझे लगता है कि अभी हम बनाते हैं। चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत धीमी है, स्पीड बहुत धीमी है। आज हम दूसरे भाषा की फिल्में देखें, ओरिजिनल हो या हमारी हिंदी इंडस्ट्री हो, उन्होंने बहुत स्टोरी चेंज कर दिया है, कहानियों को चेंज कर दिया है, तरीके चेंज कर दिए, लेकिन हम मॉडर्नाइज हो गए। हमारा गांव समाज भोजपुरी के लोग जो है मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन जब आप फिल्में बनाने जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों हम चले जाते हैं 20 साल पीछे। ये मुझे नहीं समझ आता। हाँ, तो आयात जी, आपने न्यूज़ 18 उतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और मच। जो है कि न्यूज़ 18 पर ऐसे ही जुड़े रहिए और भोजपुरी सिनेमा से के एक्टर्स दिनों आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में नीरवा जी के साथ जुटे हुए हैं, तो ऐसे ही हम आपको आगे भी भोजपुरी सिनेमा के जो स्टार्स हैं उनके बारे में बताएंगे और उनसे मुखातिब करेंगे। धन्यवाद।